हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज से हम पॉलिटी का न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अरिहंत का जो एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमारा पहला जो एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विच एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि कौन से एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। Under Regulating Act of 1773, the governors of which two provinces were made subordinate to the Governor General of Bengal। तो पहले क्या था ना कि बॉम्बे और मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। इन सब में एक एक गवर्नर होते थे। लेकिन अब क्या किया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और इन्हीं के अंदर इन बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर आने लगे, ठीक है। इन्हीं के सबॉर्डिनेट हो गए। तो वो है ना, कौन कौन से प्रेसिडेंसी के? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू हुम एन अपील बी मेड अगेंस्ट द रूल एंड एक्ट्स मेड बाय गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या बोला गया कि जो भी रूल्स या फिर एक्ट्स बनेंगे वो डायरेक्टली वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? वो ब्रिटिश क्राउन को जाकर के वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कौन? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और उसकी जो काउंसिल होगी वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगी? डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को। मीन्स जो भी रिपोर्ट्स होंगे वो जाके ब्रिटिश क्राउन को ही दिखाएंगी। इन कलकत्ता प्रेसिडेंसी अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो एक तो गवर्नर जनरल थे और गवर्नर जनरल का एक काउंसिल हुआ करता था। उसमें कितने मेंबर्स थे? उसमें 4 मेंबर्स थे। एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 व्हेन एंड वेयर डिड द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था, जैसे कि अभी कहाँ सुप्रीम कोर्ट? न्यू दिल्ली में। लेकिन जब अंग्रेज़ों के टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट बना था उन्होंने इस्टेब्लिश कराया था, वो किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। लेकिन इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1774 में। और ये कहाँ पे हुआ था? फोर्ट विलियम, जो कि कोलकाता में, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? वो थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है। सर एलिजा इम्पे। फिर है हमारा नेक्स्ट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1784 के दौरान क्या कौन थे पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम में गवर्नर जनरल? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग। और यही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी थे। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट केम आउट। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो आया इंडिया में, उस टाइम में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे विलियम पिट, है ना। इसलिए इस एक्ट को बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अंडर विच फंक्शंस ऑफ द कंपनी वेयर सेपरेटेड अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो कौन कौन से फंक्शंस थे जो कंपनी को में सेपरेट कर दिया गया कंपनीज के अफेयर्स को? तो पहला, उसमें कॉमर्शियल अफेयर को अलग कर दिया गया। किससे? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से। जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा कंपनी का इंडिया में, उसके लिए अलग मेंबर्स होंगे। और जो भी कंपनी का जो कॉमर्शियल जैसे कि ट्रेड होगा, तो उसको कोई एक अलग काउंसिल उसको मैनेज करेगी। विच एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रूव टू मोस्ट शॉर्ट लिव्ड। तो कौन सा एक्ट था जो कि सबसे कम टाइम में इफेक्ट में रहा? ठीक है, वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये सबसे कम टाइम तक इफेक्ट में रहा। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो कौन से एक्ट के तहत सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट आया था? वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विच सेपरेट डिवीजन वॉज मेड टू हैंडल द कॉमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में जब कंपनी आई तो वो पहले तो वो कॉमर्शियल अफेयर के लिए आई थी ना, ट्रेड करने के लिए। लेकिन जब उनका यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा तो उस बॉडी को 2 पार्ट में कर दिया गया। एक तो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगी और दूसरा कॉमर्शियल अफेयर। तो जो कॉमर्शियल अफेयर देखेगी उसको क्या बोला गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। जो कॉमर्शियल अफेयर देखेगी उसको क्या बोलेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगी उनको क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन भी है, अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 विथ सेपरेट डिवीजन वॉज मेड टू हैंडल द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ द कंपनी। तो पॉलिटिकल मैटर्स कंपनी का देखने के लिए वो कौन सा बोर्ड बनाया गया? उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
What were the special authorities that were granted to the Governor General under the पिट्स इंडिया एक्ट? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंडर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई, ठीक है। वो कौन सी पावर थी? वो वीटो पावर्स, ठीक है, उनको वीटो पावर दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 1786 का एक्ट, क्योंकि वो एक्ट 1784 का जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, वो काफ़ी कम टाइम तक इफेक्ट में रहा, ठीक है, उसके लिए एक्ट ऑफ 1786 लाना पड़ा। विच गवर्नर जनरल डिमांडेड द इनलार्जमेंट ऑफ हिज पावर? तो कौन सा गवर्नर जनरल था कि उसने वो बोला कि हमें अपना पावर इनलार्ज करना है, ठीक है, पावर को एक्सटेंड करना है? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। विच एक्ट वॉज इनेक्टेड टू गिव गवर्नर जनरल द पावर ऑफ वर्किंग एज अ कमांडर इन चीफ? तो कौन से एक्ट के तहत अब क्या हो गया कि पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो ऐसा डिमांड करने लगे कि उनको कैसे होना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए? कमांडर इन चीफ, ठीक है, कमांडर इन चीफ की तरह। तो ये किस कौन से एक्ट के तहत? एक्ट ऑफ 1786। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन। तो हम लोग जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट है ना, रैयत वाली सिस्टम, तो ये टैक्स कलेक्ट करने का अलग अलग प्रोविजंस थे। तो 1786 के एक्ट के टाइम में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कहाँ पे? बंगाल वाले रीजन में, ठीक है। आगे हमारा एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट इंक्रीज द कंपनीज डिविडेंड्स बाय 10%? तो कौन से एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि कंपनी का जो डिविडेंड्स था उसको 10% तक इंक्रीज कर दिया गया? वो बाय चार्टर एक्ट 1793। अंडर द प्रोविजंस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली वॉज कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ। तो 1793 से पहले तक क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो कि ब्रिटेन से, मतलब फर्स्ट एंड ओनली कंपनी थी जो कि ट्रेड करती थी इंडिया के साथ। लेकिन अब तक तो इसका मोनोपोली था, और इसके मोनोपोली का मतलब क्या हुआ कि बस एक सिंगल कंपनी जो कि इससे ट्रेड करेगी इंडिया से। अब इसकी मोनोपोली को 20 ईयर्स तक और एक्सटेंड कर दिया गया। मीन्स अगर हम 1793 से देखें तो ये 1813 तक इसको मतलब बोला गया कि तुम मतलब मोनोपोली है तुम्हारा इस मार्केट पे, ठीक है। तो ये कौन से एक्ट में हुआ था? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत। बाय विच एक्ट इट वॉज क्लैरिफाइड दैट ऑल पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी विल बी रिप्रेजेंटेड अंडर द क्राउन? तो कौन से एक्ट के द्वारा बताया गया कि जो भी पॉलिटिकल फंक्शन होगा कंपनी का, ठीक है, उन सबको रिप्रेजेंट करना होगा कहाँ पे? क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के पास। तो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 what was the mandatory experience of living in India for being qualified as governor general and member of his council? तो चार्टर एक्ट 1793 में क्या प्रोविज़न आया कि इंडिया का जो गवर्नर जनरल है वो वही पर्सन बनेगा जो कि यहाँ पे एटलीस्ट 12 ईयर्स तक यहाँ पे रहा हो, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो वो 12 ईयर्स का प्रोविज़न बनाया गया। The salaries of members and employees of the Board of Control under the Charter Act 1793 were to be paid by whose revenue? तो इसमें क्या है ना कि दो बोर्ड बनाए गए थे, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, और दूसरा कौन सा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सैलरी था उसको कहाँ से देना था? तो जो इंडिया से जो रेवेन्यू होगा कंपनी को उसी से देना है, ठीक है। विच एक्ट प्रोवाइडेड एडमिशन ऑफ इंडियंस इनटू सिविल सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन से एक्ट के थ्रू इंडियंस को लिया जाने लगा मतलब सिविल सर्वेंट के रूप में पहली बार? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में ये प्रोविज़न बना था, ठीक है। इस टाइम में स्टार्ट नहीं हुआ था ये चीज़। नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये उसके बाद पहला तो बना था 1793 में, उस जो कि कंपनी के मोनोपोली को मतलब 1813 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या है ना, व्हाट वाज द मेजर प्रोविज़न ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो आया था उसमें उसका क्या मेजर चेंजेस था, क्या मेजर प्रोविज़न था? तो इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है इंडिया में वो खत्म हो गया, ठीक है। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द कंपनी वाज टू रिटेन द पोजेसन ऑफ इंडियन टेरिटरीज एंड रेवेन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ कि कंपनी को फिर से मतलब ये दे देगा कि तुम यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो इंडियंस का। तो वो कब तक? 20 ईयर्स तक है, नेक्स्ट 20 ईयर्स तक, मीन्स 1833 तक। आफ्टर द टेक ओवर द कंपनी अंडर द चार्टर एक्ट 1813 हुज सॉवरेनिटी वॉज फोर्टिफाइड ओवर द इंडियन टेरिटरीज। तो जब मतलब टेक ओवर कर लिया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को,
उसके बाद जो यहाँ पे जो टेरिटरी पे जो डायरेक्टली अधिकार हो गया वो किसका हो गया, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का। बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विथ चाइना विथ होम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द कंपनी वॉज वेयर टर्मिनेटेड। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 1793 में ही बता दिया गया था कि तुम्हारा मोनोपोली 20 ईयर्स तक है, तो 1813 आ गया, ठीक है। तो मतलब इसका 1813 में मोनोपोली तो ख़त्म हो गया, वो कहाँ तक ख़त्म हुआ, इंडिया के पास, ठीक है। लेकिन उसका चाइना में टी का ट्रेड करने में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही मोनोपोली था, ठीक है। तो ये बस ख़त्म हुआ किसके साथ, ट्रेड मोनोपोली जो कि इंडिया के साथ था वो ख़त्म हुआ, ठीक है, लेकिन चाइना के साथ अब भी चलता रहा था। As per the provisions of Charter Act of India Act 1813, the monopoly of East India Company in India was ended in all sectors except which sector। यहाँ पे भी एक कैच है कि मतलब इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स थे जैसे कि कॉटन हो गया है ना, नील हो गया, मतलब जिसको इंडिगो बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो सब के साथ तो इसका ट्रेड का मोनोपोली ख़त्म हो गया, लेकिन टी के साथ अभी भी इसका मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का। विच एक्ट ग्रांटेड मोर पावर्स टू द इंडियन कोर्ट्स ओवर द यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। तो कौन से एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि इंडियन कोर्ट्स को यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा पावर बढ़ने लगा, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। विथ रिगार्ड्स ऑफ द ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हाट चेंजेस द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डिड। तो इसमें क्या हुआ कि 1813 की जब जो चार्टर एक्ट आया उसके अंदर ट्रेड के प्रैक्टिस में जो ट्रेड किया जाता था उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट चेंज था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, मतलब ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश क्राउन से लाइसेंस लेना कंपलसरी हो गया। विच सोशल रिफॉर्म प्रोविज़न वॉज प्रोवाइडेड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कौन सा सोशल रिफॉर्म मीन्स जैसे कि ऐसा चेंज लाना ताकि इंडियंस को भी फ़ायदा हो ना, सोशल रिफॉर्म आए, यहाँ का जो मतलब सोशल एक्टिविटीज़ है लोगों का करने का, ठीक है, एजुकेशन है या फिर जो भी कस्टम्स चले आ रहे हैं उसको थोड़ा चेंज करने का उन लोगों ने प्लान बनाया। उसमें जो इम्पोर्टेंट था 1813 वाले में कि एजुकेटिंग इंडियन अंडर द कंपनी, मतलब उन्होंने सोचा कि हम इंडियंस को एजुकेट करेंगे कंपनी के अंडर में करके, ठीक है। उसका हमारा नेक्स्ट एक्ट आया 1833 में, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच कॉलोनियल एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब ये बन जाएगा क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। मीन्स ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट से बनेगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो वही क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच कॉलोनियल एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। विच एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल काउंसिल्स में नंबर ऑफ मेंबर्स कौन से एक्ट के थ्रू इंक्रीज हो गया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू। द चार्टर एक्ट 1833 इंट्रोड्यूस्ड विच कमीशन इन इंडिया। तो चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू क्या हुआ कि इंडिया में एक लॉ कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ना, लॉ कमीशन। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन कौन थे, वो थे लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हाउ मेनी लीगल मेंबर्स वेयर देयर इन द मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल काउंसिल में डिफरेंट मेंबर्स थे, उसमें से एक लीगल मेंबर भी होना ज़रूरी था। तो लीगल मेंबर कितने थे, 1, और टोटल कितने मेंबर्स थे उसमें, 4। गवर्नर जनरल काउंसिल में टोटल 4 मेंबर्स थे, उसमें से 1 क्या थे, लीगल मेंबर। what was the purpose of setting up the law commission under the charter act 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश करना जरूरी क्यों था, क्या पर्पस था। उसका पर्पस था कि जितने भी इंडियन लॉज हैं, ठीक है, उसको कोडिफाई करना, ठीक है, उसको कोडिफाई करना। विच एक्ट इज़ रिगार्डेड एज फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन से एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा क्राउन के हाथ में आ गया। मीन्स इंडिया में जो ब्रिटिश के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उसके हाथ में आया, पूरा पावर सेंट्रलाइज हो गया। तो वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 विच प्रैक्टिस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल इन इंडिया। तो कौन से एक्ट के थ्रू कौन सा जो था प्रैक्टिस उसको इलीगल माना गया, वो था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, है ना, स्लेवरी सिस्टम को
एबोलिश करना ये यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया में इलीगल हो गया, ठीक है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉलोनियल एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो पहले जो गवर्नर जनरल काउंसिल था वो एग्जीक्यूटिव काम भी करता था और लेजिस्लेचर मतलब वो एग्जीक्यूट भी वही करता था और लॉ को बनाता भी वही था। तो इसको बाद में सेपरेट कर दिया गया, कौन से एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 लेड द फाउंडेशन ऑफ विच सिस्टम इन इंडिया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत किस टाइप का सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि अभी भी चलता है, ठीक है, लेकिन वो पहले वाला अलग था, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 into the legislative council in the form of the local government of Bengal, Bombay, Madras and। तो जब यहाँ पे लेजिस्लेटिव सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, उसके तहत क्या हुआ कि कुछ लोकल पावर भी दिया गया है ना, मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाने लगा। तो इसमें पावर्स कहाँ कहाँ किसको किसको मिले, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस को, है ना। By the Charter Act of 1853, how many new members were increased in the legislature? तो लेजिस्लेचर में फिर बाद में कितने मेंबर्स को और इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के थ्रू, तो 6 और मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 12, ठीक है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 द नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 टू। तो इसमें तो क्या हुआ कि जो भी लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स थे उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर्स थे उसको रिड्यूस कर दिया गया, 24 से अब 18 कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है, विच कमेटी वाज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पर्टेनिंग टू ओपन कंपटीशन बिटवीन सिविल सर्वेंट्स इन कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज। तो कौन से एक्ट के थ्रू फाइनली ये किया गया कि जो ओपन कंपटीशन होगा, मतलब ओपन एग्ज़ाम हो, ऐसे अभी कंपटीशन होता है ना, एग्ज़ाम है ना, जनरल कंपटीशन, जैसे एसएससी, बैंकिंग या फिर यूपीएससी का, है ना। तो उसमें क्या होता है, कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है। तो उस टाइम में ये स्टार्ट कब हुआ, मतलब ब्रिटिश सिस्टम में, तो ये स्टार्ट हुआ किया गया लॉर्ड मैकॉले कमेटी 1854 के थ्रू, है ना। ये कमेटी सजेस्ट की कि हमें ये कर सकते हैं, ये चीज़ सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, इंडिया में भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853, अब हम 1858 पढ़ेंगे हम ना, ये कब आया था, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद, ठीक है। विच एक्ट इज़ नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट। तो कौन से एक्ट को बोला जाता है गुड गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया, तो ये बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। क्यों गुड गवर्नमेंट एक्ट बोला गया, क्योंकि 1857 में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 हु बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया ना, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इंडिया में जो पूरे जो कंट्री को संभालेगा, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना, पॉलिटिकल अफेयर्स, हर चीज़ को, तो वो संभालेगा वाइसराय, ठीक है। मीन्स इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, क्या, वाइसराय बन गया। और वो वाइसराय किसके द्वारा भेजा जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। मीन्स ये ब्रिटिश क्राउन को फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। वो जो भी बोलेंगे मतलब डायरेक्ट लिंक होगा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का। हु बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पहले वाइसरॉय कौन बने, वो बने लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच कॉलोनियल एक्ट द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज टू डेट ऑफ द वाइसरॉय। अभी बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन है वो गवर्नर ये वाइसरॉय में कब कैसे कौन से एक्ट के थ्रू बन गया ये चीज़, तो ये बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 इज कंसिडर्ड एज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। विच न्यू डेजिग्नेशन वॉज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 विथ कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वाइसराय तो क्या करेगा, वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, ठीक है, लेकिन एक और होना चाहिए ना जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, कैसे लोग यहाँ पे, मतलब किस तरीके का कानून होना चाहिए, ठीक है, लोगों में पीस है या नहीं, है ना। उतना तो ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी एक नाम के लिए तो होना चाहिए ना। वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, जो कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेशन। आगे हमारा एक्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। Which colonial act made a beginning of representative institution by associating Indians with the law making process।
तो कौन से एक्ट में क्या होने लगा कि अब ऐसा रूल बना दिया गया कि जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस होगा, जो मतलब लेजिस्लेचर होगा, उसमें इंडियंस का भी होना ज़रूरी है। तो वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। बाय इंक्लूडिंग हु इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल was marked as point of popularity under the Indian Councils Act 1861। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा कौन सा प्रोविज़न लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे क्या हुआ कि यहाँ के लोगों में मतलब थोड़ा सा ब्रिटिश का पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा। तो वो था कि नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नहीं भी है, मीन्स यहाँ के मेंबर भी उसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ से क्या हुआ कि थोड़ा उनका पॉपुलैरिटी बढ़ा इंडिया में। फिर एज पर इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 हु इज़ एम्पावर्ड टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द एक्सपेंडेड काउंसिल। तो कौन सा पर्सन था जो कि इंडियंस को भी अपॉइंट कर सकता था एज अ मेंबर ऑफ मतलब काउंसिल है ना, जो भी गवर्नर जनरल का काउंसिल था, ठीक है, उसमें वो मतलब पार्टिसिपेट कर सकता था। ठीक है, वो था वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वही अपॉइंट करता था मेंबर्स को। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेर एस्टेब्लिश्ड in which regions under the provisions of Indian Council Act of 1862। तो न्यू लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहाँ पे बनाई गई 1862 के एक्ट के थ्रू, तो बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब में। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1862 which Indians were nominated to the legislative council of Viceroy। तो वायसराय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें से कौन सा किस इंडियन को नॉमिनेट किया गया था, तो राजा ऑफ बनारस। ठीक है, इनको नॉमिनेट किया गया था किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसराय में। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ विच टू प्रेसिडेंसीज। तो इस एक्ट के थ्रू कौन से लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर को रिस्टोर कर दिया गया, मीन्स उसको पावर उनको लड़ा दिया गया, मीन्स वो भी अपना जो भी डिसीजन थे वो खुद भी ले सकते थे, वो मद्रास और बॉम्बे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861 विच राइट वॉज ग्रांटेड टू गवर्नर जनरल इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो गवर्नर जनरल को कौन सा पावर है ना ग्रांट किया गया इस एक्ट के थ्रू, तो वो था कि पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, मीन्स गवर्नर जनरल भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। हु इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पोर्टफोलियो सिस्टम के फादर किन्हें मनाया था, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर कोई और है, ठीक है, सॉरी मतलब कैबिनेट मिनिस्टर में ही, या फिर बोल सकते हैं कि होम मिनिस्टर कोई और है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई और है, मतलब डिफरेंट लोगों को पोर्टफोलियो मिला हुआ, मतलब वो उस चीज़ को देखेंगे, हाईवे मिनिस्ट्री है ना, इस तरीके से। तो वैसे ही क्या था, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। आगे हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 हु अपॉइंटेड अ पर्सन टू रूल अ कंट्री और प्रोविंसेस एज द डिप्टी ऑफ सोवरेन। तो किसको अपॉइंट किया गया ताकि वो एज अ सॉवरेन इस सॉवरेन कंट्री के डेप्यूटी की तरह काम करे, वो था उसको किसको अपॉइंट किया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया को। विच कॉलोनियल एक्ट गेव लेजिस्लेचर काउंसिल्स द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। तो कौन से एक्ट के थ्रू जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे डिफरेंट स्टेट से, कि मद्रास हो गया है ना, और या फिर बनारस या फिर बंगाल हो गया, तो इसको मतलब किस एक्ट के थ्रू ये भी पावर दिया गया कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में। विच सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू कौन सा सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम। नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 विच कॉलोनियल एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो कौन से कॉलोनियल एक्ट को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 को। व्हाट इज़ द मेजर प्रोविज़न अंडर इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो 1909 में कौन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया, वो था कि इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट। मीन्स क्या हुआ इस एक्ट के थ्रू कि मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट मिल गया, कि हाँ ठीक है कि जो भी अगर उस कम्युनिटी में मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम होगा, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है तो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, हिंदू होगा। इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंबर्स वेर देयर। तो लेजिस्लेटिव सेंटर में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन किस in the Indian Central Legislative Council under the Indian Council Act of 1909 how many types of members were there।
तो जो इंडिया का लेजिस्लेटिव काउंसिल था सेंट्रल लेवल का, उसमें कितने मेंबर्स थे, कितने टाइप के मेंबर्स थे, तो 4 टाइप्स के, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें पहले इंडियन कौन थे ज्वाइन करने वाले, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर किसको बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। यहीं से हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, झगड़ा है ना, इस तरीके से वो स्टार्ट हुआ था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, विच कॉलोनियल एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो कौन से कॉलोनियल एक्ट को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के टाइम में इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एक बात यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, तो ये चेम्सफोर्ड ये वाइसरॉय होते थे, ठीक है, और ये मॉन्टेग्यू जो थे, फर्स्ट नाम जो होगा वो क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है, और सेकेंड नाम क्या होगा, वाइसरॉय का। वैसे ही मॉर्ले मिंटो वाले में भी, ठीक है। फिर हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था, उस टाइम में इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, वो थे एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ डायरकी, तो फादर ऑफ डायरकी किन्हें बुलाया था, मीन्स पावर जो होगा वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वो थे सर लियोनेल कोटिश। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द प्रोविंस, तो प्रोविंशियल लेवल पे सबसे पहले डायरकी जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू हुआ था। विच रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड बाय क्रिमिनलिज्म इन द सेंटर, तो कौन से एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि सेंटर लेवल पे तो हो गया बाय कैमरलिज्म, ठीक है, मीन्स कुछ पावर सेंटर को दी जाएंगी, मीन्स प्रोविंसेस को दी जाएंगी और कुछ सेंटर के पास रहेंगी। अब प्रोविंसेस में भी क्या हुआ कि वहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये कौन सा रिफॉर्म के थ्रू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ विच एक्ट, तो यहाँ पे इंडिया में मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना है, जिससे क्या हो कि लोग मतलब यहाँ के लोगों का भी ध्यान रखा जाए, उनके प्रॉपर जो भी नीड्स है उस पर उसको ध्यान में रखा जाए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाए जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में ऐसा बोला गया था। What type of legislature was provided at the center by the Government of India Act 1919, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेचर को कौन सा कैसा लेजिस्लेचर बनाया गया, उसको बना दिया बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 वाज इम्प्लीमेंटेड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कब इम्प्लीमेंट किया गया, कब इसको फोर्स में लाया गया, तो 1921 में। हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डिवाइड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रोविंस में डायरकी सिस्टम स्टार्ट कर दिया, मीन्स जितने भी जो भी सिस्टम्स थे, जो भी सब्जेक्ट्स थे, उसको 2 चीज़ में किया गया, एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स थे वो ले सकते थे डिसीजन, और रिजर्व सब्जेक्ट पे कौन लेते थे, वहाँ का जो गवर्नर जनरल होता था प्रोविंस का, वो लेते थे डिसीजंस। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, तो पहली बार इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन जो आया था वो कौन से एक्ट के थ्रू, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। हु गॉट द राइट्स फॉर वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो पहली बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किनको पहली बार वोटिंग राइट मिला था, तो वुमेन को, है ना, वो सबको नहीं, मतलब जिसको जो था वेल्दी फैमिली से उनको ही मिला था। व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू क्या हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा उसमें कितने मेंबर्स होंगे, 145। अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आउट ऑफ 145 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउ मेनी ऑफ देम वेर नॉमिनेटेड, तो टोटल तो 145 मेंबर थे, ठीक है, उसमें से कितनों को नॉमिनेट किया गया था, तो 41 को तो नॉमिनेट ही किया था, बचे कितने, 104, उनके लिए क्या होता था, इलेक्शन होता था। अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट एन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन वाज इस्टेब्लिश, जैसे कि अभी होता ना कि इंडिया में कहीं दूसरे कंट्री के
राजदूत मीन्स एम्बेसडर रहते हैं, ठीक है, या फिर हाई कमिश्नर, जहाँ जो भी कॉमनवेल्थ नेशन। तो उस तरीके से क्या है कि उस टाइम में भी क्या हुआ था कि इंडिया से एक पर्सन को लंदन में भेजा गया था, ताकि वो क्या होंगे लंदन में इंडिया के हाई कमिश्नर, ठीक है। तो वो कौन से एक्ट के थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द स्टैट्यूटरी कमीशन वुड बी सेट अप टू रिव्यू द गवर्नमेंट्स वर्किंग। मीन्स इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कुछ एक्ट्स बना दिए गए ना, कुछ प्रोविजंस बना दिए गए। फिर बोला गया कि हम इसको 10 साल के बाद क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। मीन्स ये सिस्टम इंडिया के लिए सूटेबल है भी या नहीं, इस चीज़ को हम 10 साल के टाइम पीरियड के बाद चेक करेंगे। फिर उसमें कुछ अगर अमेंडमेंट लाना हुआ तो वो करेंगे, नहीं तो जो चल रहा है वो चलते रहेगा, ठीक है। तो वो कितने साल का ड्यूरेशन था? वो 10 ईयर्स का ड्यूरेशन था। लेकिन उससे पहले आ गया था 1928 में साइमन कमीशन, ठीक है। फिर है अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, फॉर्मेशन ऑफ विच कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि 1858 के में ही क्या हो गया था कि सिविल सर्वेंट्स का मतलब डायरेक्ट कंपटीशन होगा, ओपन कंपटीशन होगा। लेकिन उस टाइम में क्या था? वो यूपीएससी है ना, जो कि सीएससी बोलते हैं अभी हम लोग, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। लेकिन उस टाइम में पीसीएस नहीं आया था, पब्लिक सर्विस कमीशन उस टाइम में नहीं आया था, जो स्टेट लेवल पे नहीं आया था वो चीज़। फिर गवर्नमेंट ऑफ, और ये कब आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। हमारा नेक्स्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, विच कॉलोनियल एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट। तो पहली बार इंडिया को यूनाइट करने का काम कब किया गया? कौन से एक्ट के थ्रू? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। इसमें ये बोला गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, उसमें जितने भी टेरिटरीज़ हैं इंडिया के, चाहे वो प्रोविंसेस हो, है ना, या फिर जैसे कि वो स्टेट टेरिटरी जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में है ना, या फिर इंडिपेंडेंट हो, सब क्या होंगे? एक मिल के एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म ऑन विच स्टेट स्टार्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अभी तक तो क्या था? सेंटर में बाइकैमरलिज्म था, लेकिन अब प्रोविंसेस में भी स्टार्ट कर दिया गया बाइकैमरलिज्म। कौन से एक्ट के थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, है ना। कहाँ पे? प्रोविंसेस में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ विच टाइप ऑफ कोर्ट इन इंडिया। तो फेडरल कोर्ट, जिसको हम लोग अभी जिसको क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और पहले क्या था? सुप्रीम कोर्ट सबसे पहला कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1774 में। कहाँ पे? कोलकाता में, फोर्ट विलियम के पास। लेकिन अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कि इंडिया में फेडरल कोर्ट अब इस्टेब्लिश होंगे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हाउ मेनी अदर जजेस कैन बी देयर अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस एक्ट में क्या बोला गया कि जैसे कि अभी क्या है, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं प्लस एक चीफ जस्टिस है, ठीक। लेकिन अब उस टाइम में क्या बोला गया कि एक तो जज रहेंगे, चीफ जस्टिस रहेंगे, ठीक है, और बाकी 6 जो रहेंगे वो जज रहेंगे, ठीक। उस टाइम में मैं टोटल 7, ठीक है। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट एज वेल एज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन से एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि यहाँ पे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई बनेगा, ठीक है, और मतलब फेडरल कोर्ट बनेगा, उसके साथ साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया, ठीक है। व्हेन डिड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सेटअप। तो इंडिया का जो फेडरल कोर्ट वो कब सेटअप हुआ? 1937 में ये बन के तैयार हो गया। विच अथॉरिटी वॉज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ 1935। तो इंडिया के जो भी प्रोविंसेस थे उनको क्या दिया गया? उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू उनको ऑटोनॉमी दे गई, ठीक है। ऑटोनॉमी मीन्स खुद से अपना वो लेजिस्लेचर खुद से कानून सब बना सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑटोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1935। तो कौन से किस टाइप का ऑटोक्रेसी? ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। तो मतलब जो भी अब गवर्नमेंट चलेगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी? एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी। मीन्स अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर दिया गया। ऑन विच स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड था? ये बेस्ड था डिवीजन ऑफ पावर पे, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करता था। विच रीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो पहले तो बर्मा था, म्यांमार, ठीक है, वो भी इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन उसको कब सेपरेट कर दिया गया इंडिया से? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बर्मा या फिर जिसको म्यांमार बोलते हैं वो सेपरेट कर दिया गया। विच यूनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू
कौन सा यूनियन इस्टेब्लिश किया गया, तो वो था ऑल इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ऑल इंडिया एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। बाय whom द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was डिस्क्राइब्ड एज चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बोला था कि ये क्या है, एक चार्टर ऑफ स्लेवरी है, मीन्स एक गुलामी का क्या है, एक गुलामी का एक चार्टर है ना, एक एक्ट है, ठीक है, वो बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। द इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कैन बी शीन वेयर। और ये चीज़ तो था, लेकिन हम लोग जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए उसमें 2/3 जो पार्ट है वो यहीं से लिया गया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही। तो वही बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट मिला कौन से इफेक्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वेयर देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में टोटल कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल्स थे, तो वहाँ उस टाइम थे 321 आर्टिकल्स एंड 10 शेड्यूल्स। फ्रॉम विच सोर्स द पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स टू इशू ऑर्डिनेंस हैज़ बीन बोरोड। तो जो गवर्नमेंट के पास जो पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का है ना, कौन से आर्टिकल के थ्रू, अभी फ़िलहाल तो 123 के थ्रू क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। लेकिन ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। विच ऑफर ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल द डिमांड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। तो कौन से ऑफ़र के तहत क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट की, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप ही मतलब बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद ही बनाइए। किस बेसिस पे, एडल्ट फ्रेंचाइज पे, मीन्स जो भी इलेक्शन होता है उसमें जो भी हर इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं किसी भी प्रोविंस के, वो बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो वो कौन से ऑफ़र के अकॉर्डिंग, अगस्त ऑफर 1940 के अकॉर्डिंग। आगे हमारा क्रिप्स मिशन 1942। व्हेन वाज क्रिप्स मिशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो क्रिप्स मिशन को बनाया कब गया, 1942 में। व्हाट वाज द मेजर डिक्लेरेशन ऑफ क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन का क्या डिक्लेरेशन था, उनका डिक्लेरेशन था कि प्रोवाइड डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। तो इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करना। सेक्योर फुल इंडियन कॉपरेशन फॉर एफर्ट्स इन वर्ल्ड वॉर 2 वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर सेटिंग अप ऑफ विच मिशन। तो देखिए क्रिप्स मिशन का जो मिशन था, पर्पस जो था मेनली, वो क्या था कि उस टाइम में चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 और उसमें ब्रिटेन को चाहिए था, है ना, आर्मी। लेकिन इंडियंस क्या बोल रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस दो, फिर इस चीज़ को हमको एश्योर कराओ, या तो पहले इंडिपेंडेंस दो फिर हम जाएंगे तुम्हारे साइड से लड़ने के लिए वहाँ पे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा तो ये लोग आएंगे नहीं, तो वो लोग एक ऑफ़र लेके आए ना, क्रिप्स मिशन। तो उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया है ना सपोर्ट करे उनको जीतने में वर्ल्ड वॉर 2 में। इस वजह से उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा था इंडिया, ठीक है। आगे आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। व्हेन वाज द कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कैबिनेट मिशन कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, 1946 में। हु अनाउंस्ड द सेटिंग ऑफ कैबिनेट मिशन फॉर इंडिया एंड प्लान टू क्विट इंडिया इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो किसने ये चीज़ बनाया, किसने अनाउंस किया कि ठीक है इंडिया को हम एक अब इंडिपेंडेंस कंट्री कर देंगे और यहाँ से जो भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। ये कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम में हुआ था, जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे एटली, है ना, क्लीमेंट एटली। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस जो कि चेयरमैन थे, एंड एवी अलेक्जेंडर वेर द मेंबर्स ऑफ विच मिशन। तो जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 मेंबर्स थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन में भी थे, ठीक है, फिर सर पैथिक लॉरेंस जो कि चेयरमैन थे, और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों मेंबर्स थे कौन से कमीशन के, कैबिनेट कमीशन के। व्हाट वाज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान का क्या रिकमेंडेशन था, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन होगी और वही क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेगी। आगे देखते हैं। वो लोग तो मतलब जब वो पहले जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बाद में बनता है ना, 26 नवंबर को बनता है 1949 में, लेकिन आज़ाद तो हम हो जाते हैं 15 अगस्त 1947 तक 7 में ही। तो उतने टाइम तक, है ना, इस बीच से जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता है उस टाइम तक गवर्नमेंट जो भी चलेगा वो कैसे चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाया गया, इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया 1946 में। उसमें जो भी मेंबर थे उनको कुछ कुछ पोर्टफोलियोज़ दिए गए, मतलब कौन से डिपार्टमेंट को वो संभालेंगे। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको दिया गया एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन। मीन्स कॉमनवेल्थ रिलेशन का क्या मतलब है कि जो ब्रिटेन से क्या रिलेशन रहेगा, कैसे रिलेशन को मेंटेन करना है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसको होम अफेयर्स दिया गया और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया फूड एंड एग्रीकल्चर, और डॉक्टर जॉन मथाई इनको दिया गया इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज मिनिस्ट्री।
जगजीवन राम लेबर डिपार्टमेंट, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस टाइम में डिफेंस वाला सेक्टर किनको दिया गया, तो सरदार बलदेव सिंह को। फिर CH बाभा को दिया गया वर्क्स माइंस एंड पावर वाला डिपार्टमेंट, लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब्दुल राब निश्तार जो उनको देगा पोस्ट एंड एयर, अशरफ अली को रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, C राजगोपालचारी को एजुकेशन एंड आर्ट्स, इब्राहिम इस्माइल चुंडरीगर जिनको कॉमर्स मिनिस्ट्री दिया गया, गजनार अली खान हेल्थ मिनिस्ट्री, और जगेंद्र नाथ मंडल जिनको लॉ दिया गया, लॉ वाला मिनिस्ट्री। ठीक है। फिर द कैबिनेट मिशन विच अराइव्ड इन दिल्ली इन 1946 वॉज हेडेड बाय। तो जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में जो कि दिल्ली में आया था, ठीक है, तो उसको कौन हेड मतलब उसके चेयरमैन कौन थे, तो वो उसके चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। तो जब इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर किनको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, और बाद में भी प्राइम मिनिस्टर यही बने थे। विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। तो 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था उसमें किसको बनाया गया, ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किनको दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया था। आगे हम पढ़ते हैं जब इंडिया आज़ाद हुआ था कौन से एक्ट के थ्रू, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें ना पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास। तो ये पास कब हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 1948। तो कौन से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया को जो है वो लोग जून 1948 से पहले तक आज़ाद कर देंगे, वो थे क्लीमेंट एटली। The provisions of which act proclaimed the lapse of British supremacy over the princely state and treaty relations with tribal areas from 15 अगस्त 1947। तो जो पहले था कि ब्रिटिश का जो कंट्रोल था प्रोविंसेस पे, है ना, जो भी ट्राइबल अफेयर्स थे या फिर जो भी कम्युनिटी पूरे ओवरऑल इंडिया को जो हेड कर रही थी कौन, ब्रिटिश, वो सारा पावर किसके पास चला गया, कौन से चीज़ से प्रोविजन से वो सारा कुछ खत्म हो गया उनका, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू। इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो कब इस्टेब्लिश हुआ, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। ये एग्जैक्टली कब फॉर्म हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, उस टाइम में इंडिया के गवर्नर जनरल कौन बने, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो ब्रिटिश थे, लेकिन अगर इंडियन पूछेगा इंडियन कौन थे, तो वो थे C राजगोपालाचारी। विच प्लान इज ऑल्सो नोन एज द पार्टीशन प्लान। तो कौन से प्लान के थ्रू क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए, तो वो माउंटबेटन प्लान के थ्रू। ठीक है, और ये कब आया था, 3 जून 1947 को। और इंडिया का आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। ये आज़ाद नहीं, ये मतलब सेपरेट हुआ। ठीक है, ये अलग अलग कंट्री बना। आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। तो जब इंडिया फ्री हो गया, मीन्स जब इंडिपेंडेंट हो गया, तो उस टाइम में कौन कौन से मिनिस्ट्री डिफरेंट पर्सनस को दी गई, तो ये इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको दिया, वो तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, है ना। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री दिया गया, फिर कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम अफेयर्स, स्टेट्स फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया गया, जो कि बाद में प्रेसिडेंट बने, हैं ना। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एजुकेशन मिनिस्ट्री इनको दिया गया। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। R.K. शनमुगम सेट्टी, इनको दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लॉ मिनिस्ट्री। जगजीवन राम, लेबर मिनिस्ट्री। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। मीन्स ये पहले भी 1946 वाले एक्ट में भी क्या थे, ये गवर्नमेंट वाले में, ये भी उस टाइम में डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पास था और अभी भी डिफेंस मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, मीन्स 1947 में। ठीक है, नॉट अभी। फिर राजकुमारी अमृत कौर, जिनको हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इंडिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे ना इंटरिम गवर्नमेंट के, तो राजकुमारी अमृत कौर। फिर CH बाभा, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर थे। रफ़ी अहमद किडवानी, जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री था उनके पास। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्ट्री। और NV गडगिल, जिनको वर्क्स माइंस एंड पावर मिनिस्ट्री दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। विच 2 डोमिनियंस वे डिक्लेयर्ड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कौन से 2 डोमिनियन स्टेट को बनाने का बात किया गया, तो वो इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, दोनों को बनाने का बात किया गया।
हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो किसको ये जो कमीशन था, जो कि अब जैसे कि पार्टीशन होना है इंडिया पाकिस्तान का, तो उसके लिए बाउंड्री तो चाहिए ना, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो वो उसके कमीशन, उसके चेयरमैन कौन थे उस कमीशन के? तो सर रेडक्लिफ है ना, रेडक्लिफ। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर को क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन, क्योंकि इसके चेयरमैन कौन थे, रेडक्लिफ, ठीक है, इस वजह से। हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? पहला तो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लेकिन वो इंडियन पूछा जाएगा तो कौन होंगे, वो सी राजगोपालाचारी। और ये पहले भी थे और लास्ट पे थे, ठीक है। उसके बाद कोई गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा दिया गया। अंडर द इंटरिम गवर्नमेंट हु होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो जब इंटरिम गवर्नमेंट बना उसमें किनके पास था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री? वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। इनके पास और भी मिनिस्ट्रीज थे, जैसे कि साइंटिफिक एंड रिसर्च है ना, प्राइम मिनिस्टर बने थे यही। इस तरीके से जो भी पोर्टफोलियो था उनको ये चीज़ दिया गया, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैसे कितने लंबे प्रोसेस से इतना टाइम क्यों लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, 2 ईयर्स है ना, 18 मंथ्स 11 डेज, इन सबको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।